अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद गयूर और आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है। न्यूमेरिकल का इससे पहले एक लेक्चर था और ये अब उसका दूसरा लेक्चर है। इसके 3 लेक्चर होंगे, पहला मैंने कर दिया और दूसरा उसके बाद एक और आएगा। 3 लेक्चर्स में न्यूमेरिकल कंप्लीट होंगे। तो हमारा पहले न्यूमेरिकल से शुरू कराना था। इससे पहले वाले लेक्चर के ना मैंने क्या नाम है एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल बुक के जो एग्जाम्पल्स थे वो कराए थे। अब जो बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो करने जा रहे हैं, उसका पहले दूसरा करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं जिसमें से एक क्यू की वैल्यू दी है 5 माइक्रोकूलम, उसके बाद दूसरे क्यू की वैल्यू दी हुई 3 माइक्रोकूलम। आर प्लेस्ड है एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के फासले पे हैं दोनों। व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको मालूम करनी है। तो Q1 आपका 5 माइक्रोकूलम है, तो आपने इस माइक्रो की जगह एक्सपोनेंट -6 लिख दिया, क्योंकि आपको पता है कि माइक्रो जिस तरह मिली, फर्ज करें यहाँ पे अगर माइक्रोमीटर होता, यहाँ पे माइक्रोमीटर होता और आपको उसको मीटर में करना होता, तो तब भी अब यही करते, माइक्रोमीटर को मीटर में करते तो आप क्या लगाते, एक्सपोनेंट -6 लगाते। तो आपने एक्सपोनेंट -6 लगा दी माइक्रो को हटा के, क्योंकि आप छोटे से बड़े में जा रहे हैं। जब छोटे से बड़े में जाते हैं तो एक्सपोनेंट की माइनस वैल्यू आती है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपने -6 लगा दिया और कूलम में चेंज कर दिया। अब 5 सेंटीमीटर को आपने करा डिवाइडेड बाय 100 करा, क्योंकि एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो आपने 5 सेंटीमीटर को डिवाइडेड बाय 100 कर दो, 0.05 आएगा। उसके बाद आपने इसको क्या करा, आपने इसको वो पॉइंट मूव करा दिया। आपने एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, मतलब आपने उल्टे हाथ से आप जा रहे हैं तो माइनस की वैल्यू आएगी। एक मूव 2, तो आपने 2 मूव कराए और आप जा उल्टे हाथ से रहे हैं तो एक्सपोनेंट -2 आएगा और ये मीटर में चेंज हो गया। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। इस तरह हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी बिना कैलकुलेटर से। तो ये फार्मूला हमारा कूलम्स लॉ का। अब फॉर्मूले के ना वैल्यू पुट करेंगे। तो के की वैल्यू के कांस्टेंट होता है 9 एक्सपोनेंट 9, और उसके बाद के की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 9 एक्सपोनेंट 9 कांस्टेंट होता है के। उसके बाद आपकी पहले वाले चार्ज की वैल्यू लिखी है आपने 5 एक्सपोनेंट -6, तो आपने 5 एक्सपोनेंट -6 लिख दी। उसके बाद आपने क्या करा, उसके बाद आपने दूसरी वाली वैल्यू लिखी, यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, 3 एक्सपोनेंट -6। सही है। फिर आपने क्या करा, फिर आपने ये वैल्यू लिख दी। उसके बाद आपने 5 एक्सपोनेंट -2 आपने ये आर की जगह लिख दी। इस आर की जगह आपने इसकी वैल्यू लिख दी, जो दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस था उसकी वैल्यू लिख दी आपने। ये वैल्यू आपने इधर लिख दी। अच्छा, आर के ऊपर स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर नहीं भूलेगा, स्क्वायर अक्सर बेशतर भूल जाते हैं। स्क्वायर, आर के ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर ज़रूर आएगा। ये 3 एक्सपोनेंट -6, फिर क्या हुआ, फिर जितने भी टेंस की पावर है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि बेस आर सेम पावर विल बी एडेड। जब मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है तो बेस आर सेम और पावर विल बी एडेड। तो मुझे बताइए, ये बेस सेम है, ये बेस सेम है और ये बेस सेम है, तो जिन जिन की बेस सेम है उनको अलग कर दें, और जितने भी हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं ये 9, 5, 3 और इनको अलग कर दें। तो मैं 9, 5, 3 को अलग कर देता हूँ। 9, 5, 3, 9, 5, 3 अलग हो गए, और ये है 9 -6 -6, तो 9 -6 बेस आर सेम, पावर विल बी एडेड। इन सब की बेसिस सेम है तो आप पावर को क्या कर दें, ऐड कर दें। तो जब आप 9 से -6 और -6 निकालेंगे तो -3 आएगा। तो 10 की पावर -3 होगा, क्योंकि बेसिस आर सेम, पावर विल बी एडेड। ये बेस सेम है, ये बेस सेम है, ये बेस सेम है, तो आपने 10 को एक दफ़ा लिख दिया और उसके बाद जितनी भी इनकी पावर्स थी सबको प्लस कर दिया। तो 9 में से -6 तो -6 निकालेंगे तो -3 ही बचेगा सिर्फ। तो आपने सिर्फ 10 की पावर -3 लिख दिया। फिर ये जितने भी नंबर्स थे आपके जो 10 की, जिनकी बेसिस सेम नहीं थी, उनको आपने अलग करा हुआ था। फिर आप क्या करें, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले ये कि इस जो आर की वैल्यू के ऊपर जो स्क्वायर था वो आप अप्लाई करेंगे। ये स्क्वायर है, अब अंदर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो आपने ये देखा होगा कि जैसे कि ए और बी अगर लिखा हुआ है उसके पास होल स्क्वायर है, ए और बी लिखा हुआ है उसके पास होल स्क्वायर, तो होता ये है कि ए के ऊपर भी स्क्वायर आ जाता है और बी के ऊपर भी स्क्वायर आ जाता है। ए के ऊपर भी स्क्वायर आ जाता है, बी के ऊपर भी स्क्वायर आ जाता है। इसी तरह ये दो चीज़ें अंदर मल्टीप्लाई हो रही हैं और ऊपर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर इसका भी है और ये स्क्वायर इसका भी है। तो जब ये स्क्वायर 5 पे अप्लाई होगा तो 25 हो जाएगा, और जब स्क्वायर ये 10 की पावर -2 पे अप्लाई होगा तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी, 10 की पावर -4 आ जाएगी। ये स्क्वायर दोनों पे अप्लाई होगा, तो 25 इधर आ गया और 10 की पावर -4 इधर आ गई। फिर क्या हुआ, ये 5 है और ये 25 है, तो आपने इसको काट दिया, यहाँ पे क्या आ गया 5। अब नीचे 5 बचा हुआ है, 9 3 ऊपर बचा हुआ है, 9 3 ऊपर बचा हुआ है। अब देखिए ये जो पावर है, मैथमेटिक्स हमें ज़्यादा देती है, जो पावर है ये 10 की पावर -4 है और ये 10 की पावर -3। अब देखिए दोनों बेसिस तो सेम है पर दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो रहे।
बेसिस आर सेम, पावर विल बी एडेड तब होता है जब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो हम करा देते हैं। तो होता ये कि जो भी चीज़ डिवाइड हो रही है आपकी, उसको अगर हम मल्टीप्लाई में लेके जाना चाहें तो हम बिल्कुल लेके जा सकते हैं। करना ही पड़ेगा कि इसकी पावर जो है ना, इसकी पावर अभी नेगेटिव है, इसकी पावर मैं क्या कर दूंगा, पॉजिटिव कर दूंगा और उसको ऊपर ले जाऊंगा। ये इस वक्त डिवाइड हो रहा है, ये कहाँ अब क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा, पर इसकी पावर पहले नेगेटिव थी अब पॉजिटिव हो गई। अब मैं चाहूँ कि वापसी नीचे आ जाए तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा वापसी, और इसकी पावर पॉजिटिव से वापसी नेगेटिव हो जाएगी, सिंपल। तो जब यहाँ पे ये ऊपर चला गया तो ये बेसिस आर सेम, दोनों बेसिस सेम हो गई, तो बेसिस आर सेम, पावर विल बी एडेड। जब बेसिस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे 10 आया, क्योंकि आप -3 और +4 करेंगे तो 1 ही आएगा, सही है। तो यहाँ पे क्या 10 की पावर 1 जो लिखते नहीं है, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 5। जब 9 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे आप, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 27 होता है, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे आप, फिर आपका आंसर आएगा 54 9 मल्टीप्लाई बाई 3 करने के बाद, मतलब ये कि 9 मल्टीप्लाई बाई 3 27 आएगा, और डिवाइडेड बाय 5, 27 को 5 से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए 9 मल्टीप्लाई बाई 3 और डिवाइडेड बाय 5, मैंने इनको अलग कर दिया, और 10 की जो -3 और 4 से जो पावर आई थी ना 1, इसको मैंने अलग कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद जो इसका आंसर आएगा 5.4, और 5.4 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 54 आपका आंसर आएगा। 54 न्यूटन लगाया, क्योंकि हम फोर्स मालूम कर रहे थे, तो 54 न्यूटन आएगा। तो इसको इस तरह से बिना कैलकुलेटर के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर इसके ना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलाउ भी नहीं होता मैट्रिक के अंदर। तो दूसरे न्यूमेरिकल पे आते हैं। न्यूमेरिकल आपका दूसरा है, पहले मैंने दूसरा करा दिया, तब मैं पहला कराऊंगा। क्या है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्जन, मतलब आपको फोर्स मालूम करनी है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्जन, रिपल्जन मतलब रिपल्जन की आपको फोर्स मालूम करनी है। रिपल्जन मतलब दो चार्जेस दूर जा रहे हैं, अट्रैक्शन मतलब करीब आ रहे हैं। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्जन ऑफ ट्रू इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को इस तरह भी लिखते हैं। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्जन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो आपको मालूम करनी है, और दोनों इज अपार्ट, और दोनों कितने फासले में, इज अपार्ट ऑफ 1 मीटर, और दोनों एक दूसरे से 1 मीटर के फासले में। तो अब आपको फोर्स ऑफ रिपल्जन मालूम करनी बहुत आसान है। आपने सिंपल डाटा लिखा डाटा लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप डाटा बनाएंगे। तो दो इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसको क्यू ही, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। ये फिक्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है आपका 1.6 एक्सपोनेंट -19। अच्छा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इधर माइनस भी आ जाता है, तो ये माइनस जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते तो उस वक्त नहीं लिखते। वैसे आप चाहें डाटा के अंदर तो लिख सकते हैं, पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह अगर मैं बोलूँ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन मैं दोनों की वैल्यू लिख देता हूँ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। देखिए प्रोटॉन से पहले हम इस तरह लिखते हैं, दोनों का जो है ना मैग्नीट्यूड सेम होता है, दोनों का चार्ज जो होता है वो सेम होता है, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर्स, ये नंबर्स जो है ये दोनों के जो कांस्टेंट नंबर्स हैं वो दोनों के सेम होते हैं। फ़र्क ये होता है कि इसमें पॉजिटिव आता है, इसमें नेगेटिव आता है। तो आपने तो केमिस्ट्री में वैसे ही पढ़ा होगा कि जब कोई चीज़ कमी हो जाती है तो पॉजिटिव आता है, और जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो नेगेटिव आता है। तो पॉजिटिव प्रोटॉन मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर 1.6 एक्सपोनेंट -19 चार्ज की कमी है, इस वजह से पॉजिटिव साइन आ रहा है। और इलेक्ट्रॉन के अंदर 1.6 -19 चार्ज की ज़्यादा है, इस वजह से इधर नेगेटिव आ रहा है। क्योंकि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना NaCl हम पढ़ते हैं, तो हम Cl पे नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं, Na पे पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, इस वजह से लगा देते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है और इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है, तो ये कमी शो कर रहा है, ये ज़्यादा शो कर रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज तो मैंने वैसे भी आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी, और ये नेगेटिव चार्ज क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, इस वजह से नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव हमेशा ज़्यादा को शो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। तो आपने सिंपल इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख दिया। और आप इस तरह भी कर सकते हैं कि क्योंकि Q1 और Q2 बराबर हैं, तो आप इधर Q1 और Q2 दोनों को बराबर ले सकते हैं। और उसके बाद आपको डिस्टेंस दिया हुआ दोनों के दरमियान का,
जो 1 मीटर, अब जो चीज़ मीटर में उसको चेंज तो नहीं करेंगे। अब आपको सिंपल फोर्स मालूम करनी है। फोर्स कैसे मालूम करेंगे हम? आप वही वाला आप कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे। कूलम्स लॉ कहता है कि फोर्स बराबर है कांस्टेंट Q को Q1 और Q2 का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि हमारा Q1 और Q2 सेम है तो हम देखते हैं क्या करेंगे। अब वैल्यू पुट करनी है, फोर्स आपको मालूम करनी है। K की वैल्यू होती है कांस्टेंट वैल्यू, एक्सपोनेंट ये याद करिएगा, एक्सपोनेंट 9 एक्सपोनेंट 9 इसकी कांस्टेंट वैल्यू है। फिर क्या करेंगे आप लोग, आपको इलेक्ट्रॉन का जो एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन से, मतलब आप इसकी वैल्यू 2 दफ़ा पुट कर देंगे -19। इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 एक्सपोनेंट -19 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, क्योंकि आर आएगा नीचे और आर आपका 1 है। अच्छा नीचे से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इधर की जितने भी आपके नंबर्स हैं ना उनको अलग अलग कर लें। जैसे 9 को अलग करें, 1.6 1.6 सही है। ये आपके जितने भी नंबर्स थे आपने उनको अलग कर लिया, सही। और जितने भी आपके क्या हैं बेसिस हैं, जितने भी आपकी बेसिस हैं, बेस आर सेम पावर भी एडिट करेंगे ना हम, जितने भी आपकी बेसिस हैं उनको अलग करें या उनको साथ साथ ऐड ही कर लें आप, क्योंकि जब बेसिस आर सेम पावर भी एडिट, इनकी बेसिस सेम है, इनकी बेसिस सेम नहीं है, इसकी और इसकी बेस सेम है, पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। पर 10 की पावर 9, 10 की पावर -19, 10 की पावर -19, इन सबको हम इस तरह लिख सकते हैं कि आप देखें रफ वर्क में क्या होगा 9, क्योंकि बेसिस आर सेम पावर विल बी एडेड, इसकी बेस सेम है, इसकी बेस सेम है और इसकी बेस सेम है। तो आप 9 -19 इंटू -19 जब आप ये करेंगे तो आपका आंसर आएगा, क्योंकि इसमें से आप 9 निकालेंगे तो 10 बचेगा और ये आएगा -29, क्योंकि ये 10 बचेगा और माइनस का 10 और माइनस का 19 माइनस का 29 आएगा। तो 10 की पावर माइनस का 29 आपका इधर आएगा। और नीचे क्या था, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 होता है तो वही आएगा। तो अभी नीचे जाके हट ही जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल, अब आपको इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 9 को मल्टीप्लाई करना है 1.6 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 1.6 से। तो इसको आप सिंपल कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं कि आप 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.6, तो आपका आंसर आएगा 23 इन सब नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई करा, तो आपका आंसर आएगा 23.4 और आएगा एक्सपोनेंट -19। तो यही आपका आंसर हो सकता है। या तो आप पॉइंट को मूव करा लें, देखें पॉइंट अभी आपका इधर है, अब पॉइंट की मूविंग देख लें, पॉइंट अभी आपका इधर है। अगर पॉइंट को मैं सीधे हाथ की तरफ मूव कराना चाहूँ, किस तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ एक मूव कराऊंगा तो +1 इधर आएगा। राइट हैंड साइड की तरफ एक दफ़ा मूव कराऊंगा, मतलब इस पॉइंट को हटा के मैं 3 और 4 के दरमियान है, मैं 2 और 3 के दरमियान इधर ले आऊँ तो पॉजिटिव 1 आएगा, इधर पॉजिटिव 1 ऐड होगा, सही है, क्योंकि राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा हूँ। अगर यही पॉइंट मैं पीछे ले जाऊँ, यही पॉइंट मैं पीछे ले जाऊँ तो मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा हूँ, तो इसमें -1 ऐड होगा, सही है। अब हमें करना क्या है कि हम चाहें, अगर चाहें मर्जी है, अगर चाहें तो पॉइंट को हम क्या लिख दें, अगर ये पॉइंट अभी यहाँ पे था आपका, पॉइंट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, फोर्स बराबर है 2.34, क्योंकि पॉइंट में इधर ले गया, राइट हैंड साइड की तरफ ले गया, तो मैंने कहा राइट हैंड साइड की तरफ एक दफ़ा लेके जाएंगे तो +1 इधर ऐड होगा पावर के अंदर, तो +1 इधर ऐड होगा तो 28 हो जाएगा, माइनस का 28, तो आपकी ये फोर्स आ गई, सही है। तो बस ये पॉइंट को मूव कराना चाहें नहीं कराना चाहें नहीं करें, मर्जी आपकी। हम पहले तीसरे न्यूमेरिकल पे जाते हैं। लिखा हुआ है तीसरा न्यूमेरिकल आपका, इफ 3 कूलम चार्ज is placed in the field of 3.4 is placed in the field of 3.42 exponent
3.42 एक्सपोनेंट 11 और न्यूटन इंटू कूलम लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा है व्हाट विल बी द फोर्स ऑन इट, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन इट। तो आप सिंपल डाटा बनाएंगे। डाटा बनाने के बाद देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। आपको एक चार्ज दिया हुआ है भाई, और ये क्या पता नहीं क्या दिया हुआ है। ये आपको असल में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी हुई है आपको ना, ये आपको दी हुई, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दी हुई है आपको न्यूटन, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता था E बराबर है फोर्स इंटू चार्ज। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता था। तो अगर मैं देखूं, क्योंकि इसका फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, तो मुझे ये वैल्यू लिखी हुई है 3.42 एक्सपोनेंट 11 के साथ न्यूटन इंटू कूलम लिखा हुआ है। तो न्यूटन इंटू कूलम से मैंने पहचान लिया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो सिंपल ये करना है कि आपको चार्ज की वैल्यू लिखनी है। चार्ज आपको क्या दिया हुआ है, 3 माइक्रो कूलम दिया हुआ है। अब 3 माइक्रो कूलम को आप चेंज करेंगे 3 एक्सपोनेंट -6 का कूलम, चेंज कर दिया आपने, जैसे हमने इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में चेंज करा था। फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी हुई है। अब तो चार्ज 1 नहीं कहना इसको, क्योंकि चार्ज तो एक ही होगा, फॉर्मूला वे वाला लगेगा। ई की वैल्यू क्या है आपकी, ई की वैल्यू आपकी है 3.42 एक्सपोनेंट 11। उसके बाद आप इसका लेंगे न्यूटन इंटू कूलम। अच्छा भाई, और आपको क्या दिया हुआ है, फोर्स मालूम करने के लिए दी हुई है भाई। फोर्स आप मालूम करें, आपने लिखा सॉल्व, फॉर्मूला आपको वही लिखा हुआ है आपका फॉर्मूला। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूला आपका क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर है फोर्स इंटू चार्ज। तो अब आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दी हुई है, सही है। ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ई की वैल्यू पुट कर दी, सही, ई की वैल्यू आपने इधर पुट कर दी। उसके बाद क्या करेंगे, अब आपको फोर्स मालूम करना है, तो फोर्स का एज इट इज लिखेंगे। अब आपको चार्ज दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है चार्ज 3 एक्सपोनेंट -6। अच्छा, इस 10 की पावर को हम कहते हैं, इसको नहीं कहते कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, इसको इस तरह बोलते हैं 3 एक्सपोनेंट -6, इसको इस तरह कहते हैं, इतना लंबा ना करें। तो बहरहाल ये पूरी चीज़ इधर डिवाइड हो रही है और ये तरह के मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि मुझे फोर्स मालूम करना है तो मुझे फोर्स को सेपरेट करना पड़ेगा। इस वजह से मैंने डिवाइड से उसको मल्टीप्लाई पे लेके आ जाऊँगा और यहाँ पे 11 हो जाएगा, और ये पूरी चीज़ इससे आके मल्टीप्लाई होगी। तो आपने लिखा -6 बराबर किसके, फोर्स के बराबर। तो फोर्स आपकी ये रही, वही उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करें, जो नंबर्स हैं उनको साथ साथ, और जो 10 की पावर्स हैं उनको साथ ऐड करेंगे। तो अब आपके 3.4 और 3 नंबर्स हैं, तो आप इनको अलग कर दें। ये कैलकुलेशन का तरीका चाहें तो अलग ना करें, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। अब ये 10 की पावर 11 है, 10 की पावर -6 है, तो 11 से -6 निकालें तो आपका आएगा 5। तो 10 की पावर क्या आ गई, 5 आ गई। अब क्या करें आप, जो आपके नंबर्स से आप उनको मल्टीप्लाई करें, तो उनको मल्टीप्लाई आप सिंपल कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 10.2 एक्सपोनेंट 5। अच्छा देखिए, इस वही वाली पॉइंट वाली बात आ गई। अब ये पॉइंट को मैं राइट हैंड साइड पे मूव करा सकता हूँ, चाहे तो ना कराएं, चाहे तो इस पॉइंट को मूव ना कराएं, पर आप पॉइंट को मूव करा भी सकते हैं, सही है। तो इस पॉइंट को आपकी मर्जी, आप मूव कराएं ना कराएं, सही है। अब इस पॉइंट को चला मूव करा देता है, अब तक आपको प्रैक्टिस हो जाए पॉइंट को किस तरह मूव कराएंगे। अब ये पॉइंट है, इसको मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाऊँ, कहाँ पे लेके जाऊँ, राइट हैंड साइड पे लेके चले जाऊँ। इस पॉइंट को अगर मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाऊँगा तो आपको पता है इधर +1 ऐड होगा, तो इधर आएगा पॉइंट, पहले 0 और 2 के दरमियान था, अब 1 और 2 के दरमियान हो जाएगा। अब क्योंकि ये पॉइंट को मैं राइट हैंड साइड पे लेके गया तो +1 यहाँ पे ऐड होगा, इसकी पावर आ जाएगी 6 और यहाँ पे आएगा न्यूटन, और आपका आंसर ये रहा। इसकी जो बाकी की न्यूमेरिकल है वो अगली वीडियो के ना करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।